नेक्स्ट टॉपिक इज लेक्चर नंबर 3 हम कर रहे थे, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करने लगे हैं अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम। क्या बच्चे? अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम। बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से समझेगा। सबसे पहले लिखना किसी ने नहीं, मैं टाइम दूंगा। जब टाइम दूंगा तब लिखना, ठीक है बेटा? पहले समझो सारे। सबसे पहले जो एटम का मॉडल आया वो थॉमसन साइंटिस्ट ने दिया था। क्या था बच्चे? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया कि एटम में, ठीक है, एटम में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड विद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। समझ आई? ये अर्लियर मॉडल ऑफ, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम था, और इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया, और इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया। ठीक है, जो रेडिश पार्ट है वो क्या बोला गया? पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स हैं ब्लैक कलर के उसको नेगेटिव चार्ज बोला। इज दिस ओके फॉर ऑल ऑफ यू? समझ आ गया? ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट हम करेंगे, इसकी लिमिटेशंस भी थी। ठीक है, ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इज दिस ओके? नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम हमारा आया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत ध्यान से समझना। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया, और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में यह पाया गया, इन्होंने क्या किया? एक लेड चैम्बर लिया। ठीक है, लेड चैम्बर में तो बच्चे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखिए, एक लेड चैम्बर, ये एक लेड चैम्बर था, ये लेड चैम्बर है। ठीक है, इसमें आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है। क्या रखे बच्चे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इज दिस ओके? अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा रेज, ये क्या बच्चे? अल्फा रेज गोल्ड फॉयल में से, किसमें से? गोल्ड फॉयल में से स्ट्राइक करवाई। जब गोल्ड फॉयल में स्ट्राइक हुई, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम रेज गो स्ट्रेट, अबाउट 99.9% रेज गोज स्ट्रेट। समझ आए? फिर क्या देखा? सम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ये स्मॉल एंगल जिससे वो डिफ्लेक्ट हो रही है। फिर क्या देखा? ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो, सम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल,
सम डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, देखो लार्ज एंगल है, 1 in 20,000 डिफ्लेक्टेड बैक, 1 in 20,000 डिफ्लेक्टेड बैक। आपने जो स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा वहां पे एनसीईआरटी में 1 in 12,000 था, लेकिन वो गलत था। एक्चुअली में 1 in 20,000। समझ आ रहा है बेटा? तो 1 in 20,000 क्या हो गया? डिफ्लेक्टेड बैक। तो क्या ऑब्जर्वेशंस आई? क्या ऑब्जर्वेशंस आई? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मैक्सिमम रेज अबाउट 99.9% goes straight. Maximum rays goes straight. Second, some rays deflected by small angle and some by large angle. Next, 1 in 20,000 deflected back। ये तो थी ऑब्जर्वेशंस। क्या थी बेटा? ऑब्जर्वेशंस। अब इसके बेस पे क्या कंक्लूजन्स थी? क्या कंक्लूजन्स आई, मतलब क्या कंक्लूड किया? ठीक है, क्या कंक्लूड किया हमने? फर्स्ट पॉइंट, सिंस मैक्सिमम रेज गो स्ट्रेट, देयरफॉर there must be free space available inside atom। मतलब एटम में कोई ना कोई फ्री स्पेस अवेलेबल है जिसके कारण मैक्सिमम रेज गोज स्ट्रेट। समझ आ रहा है? एक और देखते हैं, ये बच्चे एटम है 3D में, मान लो यहां से जा रहे हैं, फ्री स्पेस है तो स्ट्रेट चला जाएगा कि नहीं? बोलो। तो वैसे ही ये स्ट्रेट चलेगी। आ रहा बेटा? फिर मैंने क्या कहा? सम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, है ना? सम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। तो देखो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, अरे बोल दो। फिर सम डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, देखो मैं कलर बदल रहा हूं,
ठीक है, और 1 in 20,000 डिफ्लेक्टेड बैक। कैरम खेलती हो ना, जब बिल्कुल बीचों बीच स्ट्राइकर स्ट्राइक करेगा तो वापस भी आएगा, यस और नो। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या है कि फर्स्ट तो हमने बता दिया फ्री स्पेस अवेलेबल है, बोलो, और सेकंड क्या है, सम हैवी थिंग is present inside कोई हैवी चीज मिडल में पड़ी है जिससे डिफ्लेक्शंस हो रही है, कॉल्ड न्यूक्लियस। समझ आ रहा है बच्चे? थर्ड, अब बच्चे एक बात और है, आपने नोट किया होगा कि ये देखो ऑरेंज लाइन जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है वो टच नहीं कर रही, फिर भी नियर बाय से डाइफ्रैक्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है? कौन सा? Yes, that nucleus is positively charged. बेटा लास्ट टाइम बताया था मैंने, अल्फा रेज क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अल्फा रेज क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज। बीटा रेज क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज। तो अल्फा रे गिर रही है, समझ आ रहा है? हीलियम 24 को अल्फा रेज कहते हैं। अब अल्फा रे अगर पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। इज दिस ओके? समझ आ रहा है बेटा? तो अगर वो रिपल्शंस मिल रही हैं, क्या मिल रही है? रिपल्शंस। समझ आई? तो इसलिए हम कहेंगे कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर हो गया बच्चे? क्लियर हो गया? अब देखो, देखो ये ज्यादा सारे एटम्स हैं गोल्ड फॉइल के। अब यहां से मान लो अल्फा रे आ रही है, डाइफ्रैक्ट हो गया, फिर डाइफ्रैक्ट हो गया। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? स्ट्रेट चला गया। तो इस तरह कोई भी चीज डाइफ्रैक्ट होती है। ये ज्यादा एटम्स होते हैं ना एक्चुअली, तो गोल्ड फॉइल मैंने ज्यादा एटम्स के साथ बना के दिखा दिया। क्या ये क्लियर है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। क्या बच्चे? इंपॉर्टेंट
characteristics of wave. ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज वेवलेंथ. क्या होती है वेवलेंथ? लैम्डा से डिनोट करते हैं. ठीक है, देखो ये एक वेव है. रुक जा बेटे, रुक जा, सांस ले ले. ठीक है, अभी लिखना किसी ने, ध्यान दो. लीनियर डिस्टेंस अगर देखें हम, ये एम्पलीट्यूड होते हैं जो ऊपर है. टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ. याद रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ. लाइन के ऊपर की साइड के क्रस्ट, नीचे की साइड के ट्रफ. इजी है. सेकंड, वेवलेंथ के बाद आता है दैट इज फ्रीक्वेंसी. क्या बचे? फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं. क्या होती है फ्रीक्वेंसी? जल्दी बताओ, जल्दी से. देखिए बच्चे, एक पॉइंट में से कितनी वेव्स, इस पॉइंट में से कितनी वेव्स 1 सेकेंड में पास होंगी. नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. याद रहेगा, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. समझ आई? फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? हे प्रभु, क्या होता है बच्चे? सी बाय लैम्डा. याद रहेगा, याद रहेगा हमेशा. बोलो. ठीक है, वेयर सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेवलेंथ यू ऑल नो. ठीक है. थर्ड पॉइंट, आफ्टर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी क्या होती है? एनीबॉडी बताइए, वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी क्या हुई बेटा? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड. याद रहेगा, मतलब 1 सेकेंड में कितनी वेव्स लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती हैं. समझ आई? उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ, एम्पलीट्यूड. वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को स्मॉल a से. ये क्या होती है? हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. देखो, ये जो वेव है इसकी कितनी हाइट है वो एम्पलीट्यूड होता है, कितनी डेप्थ है वो एम्पलीट्यूड होता है. याद रहेगा, याद रहेगा बेटा. ओनली फॉर कंपटीशन एक पॉइंट आपने दिमाग में रखना है. बच्चे, हमने एक स्ट्रिंग ली, उसको 2 साइड से टाई अप कर दिया. ध्यान दो पहले. अब उसको हिला दिया, स्ट्रिंग को हिला दिया. मान लीजिए
कितने नोड्स बना रही है? जब लाइन से पास होगी उसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? 1 2 3 4 5, यस और नो? ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो फॉर्मूला n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। क्या बचे? n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। n के नंबर ऑफ नोड्स, क्या n? नंबर ऑफ नोड्स। अब यहां पे क्या आएगा? 5 नोड्स है, तो 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4। क्या आ गया? 2 लैम्डा। क्या आ गया बच्चे? 2 लैम्डा। बहुत ध्यान से बेटा, वेव नंबर होता है कि अगर आपका 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स ट्रेवल कर पा रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। मान लो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो कितनी वेव्स प्रेजेंट है? कितनी वेव्स प्रेजेंट है, वो क्या होता है? वेव नंबर। आ रहा समझ? वेव नंबर को इस तरह डिनोट करते हैं, और वो क्या होते हैं? 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा, याद रहेगा? याद रहेगा। नेक्स्ट वन, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? बहुत ध्यान से समझना। टाइम पीरियड क्या है? एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है वेव को? देखो, ये बच्चे ऐसे साइकिल बन रहे, कंप्लीट हो गया। देखो साइकिल यहां से शुरू किया था, यहां पे ही आके साइकिल खत्म हो गया, तो कितना टाइम लग रहा है एक वेव को पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए? ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। टाइम पीरियड 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? 1 बाय फ्रीक्वेंसी, याद रखना। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। It consists of both electric and magnetic field, and also are present, आप ऐसे कह सकते हो, and these electric and magnetic field are at 90 degree to each other. Clear? They are not
associated with electric and magnetic field. They can pass through वैक्यूम. क्या बचे? वैक्यूम से भी पास हो जाता है. Can't pass through vacuum. Example, sound and water waves. थर्ड पॉइंट मैं अभी बताऊंगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज they travel with same speed, that is 3 into 10 is per 8 meter per second. Its speed depends on the mass of particle. ठीक है. They are emitted by source. They travel from one point to another with help of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं? इसका एग्जांपल क्या आ गया? जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं. समझ आई? और इसका एग्जांपल क्या है? साउंड और वाटर वेव. क्लियर है? बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत ध्यान से समझना बच्चे. एक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल बता रहा हूं जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे बताया. ये मान लो इलेक्ट्रिक वेव है. क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिक वेव. और ये मान लो मैटर वेव है. बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? अब इन दोनों में वो कह रहे हैं, इन दोनों में वो कह रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल है. देखो इन दोनों वेव्स में ध्यान देना जरा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का. समझ आई? ये फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया गया. ठीक है. बाकी पॉइंट तो क्लियर है. देखो ये मैंने बता दिया, इनमें कोई एंगल नहीं इन्वॉल्व है. और देख मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व नहीं है. दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से भी पास हो जाते हैं. और ये वैक्यूम से पास नहीं होते जैसे साउंड वेव और वाटर वेव. अब ये सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा कि अलग अलग स्पीड होंगी? सेम स्पीड.
ये क्या होता है, पार्टिकल पे डिपेंड करेगा कि मास क्या है पार्टिकल का। और ये दे आर एमिटेड बाय अ सोर्स, कोई ना कोई सोर्स चाहिए। अरे बोलो, इसमें ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं बोल रहा हूं साउंड वेव आप तक कैसे जा रही है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इज दिस ओके? नेक्स्ट वन इज particle nature of electromagnetic radiation. पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इसको कहते हैं हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो बच्चे, बहुत अब कोई लिखेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा, ध्यान दो। अब बच्चे जैसे रेज आ रही, क्या आ रही है बेटा, रेज, ठीक है। मान लो सन रेज आ रही है, ठीक है। सन रेज आ रही है अर्थ में, आपको देखने में लगेगा क्या कि ये जो सन रेज है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट आ रही हैं। आई मीन टू से, देखने में ये लगता है कि सन रेज डायरेक्ट आ रही हैं, बट ये पैकेट्स की फॉर्म में आती हैं। किस फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। सनरेज हमें देखने में लगता है कि वो वेव लाइक नेचर शो करती हैं, लेकिन वेव लाइक नेचर शो नहीं करती, क्या शो करती है, पार्टिकल लाइक नेचर। इज दिस ओके? समझ आ रहा है? अब ये जो एक पैकेट है, ध्यान से सुनना, ये जो एक पैकेट है इसको क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्वांटा। और इसे फोटॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटॉन। ये तो सुना होगा, समझ आई? तो इनकी जो एनर्जी होती है वो H में होती है। याद रहेगा फॉर्मूला, अरे बोल दो, वो बहुत बार यूज होगा। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ आ रही है? जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, याद रख लेना। कई बुक्स में 6.626 लिखा होता है, समझ आए? तो अगर राउंड ऑफ करोगे तो वही निकलेगा 6.6। समझ आ रहा है? फ्रीक्वेंसी, जो ऑल नो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, C बाई लैम्डा, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी, HC बाई लैम्डा। क्लियर है? अब ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो जरा, बहुत ध्यान से समझना। अब
एक फोटोन थोड़े ना आ रहा है, बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, तो देयर आर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी NHC बाई लैम्डा। एन क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या हो गया बच्चे? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब देखो, आइंस्टाइन ने कहा, क्या कहा आइंस्टाइन ने? बहुत ध्यान से समझना कि भाई ये जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। ठीक है? तो उसने क्या कहा आइंस्टाइन ने? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोटॉन्स आर देयर। समझ आई? ठीक है? तो एन नॉट क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है? देखो बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से। ठीक है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है पहले तो समझो। जो डाइफ्रैक्शंस होते हैं उनमें जो सीरीज ऑफ कलर बैंड्स होते हैं, ठीक है, मान लो, अभी मैं डाइफ्रैक्शन करके भी बताऊंगा। मान लो ऐसे डाइफ्रैक्ट हो गया, समझ आई? तो जो डाइफ्रैक्शंस होते हैं उन्हें कहते हैं डिस्पर्जन। क्या कहते हैं बच्चे? डिस्पर्जन। और जो सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, क्या बोला बच्चे? सीरीज ऑफ कलर बैंड्स आते हैं नजर, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। इज दिस ओके? तो बहुत ध्यान से समझो। दो तरह का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पाया जाता है, दो तरह का। पहला, बहुत ध्यान से, पहला एमिशन स्पेक्ट्रा। टाइप्स कर रहे हैं। क्या है बच्चे? एमिशन स्पेक्ट्रा। बहुत ध्यान से समझना। देखो बच्चे, एक ना प्रिज्म है, ठीक है, लिखेगा नहीं कोई। फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है, यहां से वेव आ रही है, समझ आई? ठीक है? और यहां से आप ये भी कर लो, ये सोर्स ऑफ लाइट है, एक स्लिट में से पास कर दी। स्लिट क्या होती है? एक शीट में छोटा सा होल, उसको क्या कहते हैं? स्लिट। ठीक हो गया? पास होगी। अब वहां से डाइफ्रैक्शन शुरू हो जाती है। एक बात याद रखना, जब आप प्रिज्म से पास करोगे, डाइफ्रैक्शन कभी ऊपर नहीं जाएगी। प्रिज्म में हमेशा डाइफ्रैक्शन क्या होगी? लोअर साइड होगी। जिस बच्चे ने, इंटेलिजेंट बच्चे ने ऐसे शो कर दी ऊपर को, उसको नंबर मिलेंगे 0। समझ आया? अब देखो, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे डाइफ्रैक्शंस क्या होंगी? नजर आएंगी। और ये विबग्योर रीजन में लाई करेगा।
ये तो पता ही है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनकी जो वेवलेंथ्स है किस रीजन में लाई करेंगी? वेबगियर रीजन। इज दिस ओके? क्लियर हो गया? सेकेंड वन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बचे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब क्या करेंगे? वैसे सेम वे में स्लिट में से पास किया, यहां पे एब्जॉर्बिंग मीडियम रख दिया, NaCl सॉल्यूशन रख दिया। ये क्या कर रहा है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर हुआ? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है? अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो रे निकलेगी उसको प्रिज्म में से पास करेंगे, और यहां पे फिर से फोटोग्राफिक प्लेट रखी। जब हमने इस बार प्रिज्म में से पास की तो सिर्फ 2 रेज जो कि डार्क येलो रीजन में लाई करता है, 2 डार्क स्पॉट्स नजर आएंगे। किधर लाई करते हैं? येलो रीजन में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसने एब्जॉर्ब कर ली वेवलेंथ्स। समझ आई? और 2 ही डार्क स्पॉट्स नजर आए जो कि किस रीजन में लाई करे? येलो रीजन। इज दिस ओके फॉर ऑल ऑफ यू?